हेलो साथियों, आप लोगों का स्वागत है गज केसरी बायो क्लासेस में। मैं नितिन वर्मा आपको आज पढ़ाता हूँ कक्षा 12 की पहला अध्याय। इसमें पहली इकाई है जिसका नाम है जनन। पहली इकाई का नाम है जनन और पहले अध्याय का नाम है इसमें जीवों में जनन। अब जनन की परिभाषा सबसे पहले समझते हैं। जीवों में जनन जनन की परिभाषा समझते हैं कि जनन आखिर होता क्या है। तो जीवों द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं। मतलब जो माता पिता हैं वो अपने ही समान बच्चों को उत्पन्न करते हैं। हर एनिमल अपने ही समान बच्चों को उत्पन्न करता है। ये उसकी जनन प्रक्रिया कहलाती है। जनन द्वारा किसी भी जीव का आनुवांशिक पदार्थ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की संतानों में स्थानांतरित किया जाता है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि माता पिता हैं तो उनका आनुवांशिक पदार्थ क्या होगा, डीएनए। जो आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होगा वो एक पीढ़ी से मतलब माता पिता से उनके बच्चों में, दूसरी पीढ़ी में अर्थात उनके बच्चों में, उनकी संतानों में स्थानांतरित किया जाता है। ऐसे ही एनिमल्स जो होते हैं वो अपने बच्चे जो संतान उत्पन्न करते हैं तो अपना डीएनए अपना आनुवांशिक पदार्थ अपनी संतानों में ट्रांसफ़र कर देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं। जिससे कि क्या है कि सारे जो लक्षण उनके माता पिता में हैं, जो एनिमल्स में हैं, उनकी संतानों में भी आ जाते हैं। किसी भी जीव को अपनी जाति के सतत अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। इसका मतलब ये है कि अगर पृथ्वी पर निरंतर बने रहना है, लाखों करोड़ों सालों तक बने रहना है किसी भी जाति को, तो उस जाति में पाए जाने वाले एनिमल्स को निरंतर जन्म करते रहना पड़ेगा। जिससे कि निरंतर उसी के समान संतानें उत्पन्न होती रहें और समय के साथ साथ वह भी इस पृथ्वी पर उपस्थित रहे, बना रहे। इसलिए सतत मतलब निरंतर अपने अस्तित्व को, मतलब अपने अस्तित्व का मतलब होता है कि खुद को बनाए रखने के लिए मनुष्य उस जाति को बनाए रखने के लिए जनन की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार परिभाषा जो होती है वो बनती है इसमें जीवों द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं। और इसमें दो काम हो गए मेन काम। एक तो आनुवांशिक पदार्थ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है और दूसरा बहुत ही बड़ा जो काम होता है वो कि पृथ्वी पर अपनी जाति के समान एनिमल्स को निरंतर बनाए रखना, अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखना जनन का मेन उद्देश्य होता है। तो इन जनन के उद्देश्य पढ़ते हैं अब इसमें। जनन के उद्देश्य में पहला है जाति वृद्धि। जनन की सहायता से एनिमल्स अपनी जाति में वृद्धि करते हैं, संतान उत्पन्न करके अपनी जाति में वृद्धि करते हैं। दूसरी बात आती है, दूसरा उद्देश्य आता है इसमें जाति की निरंतरता। जाति की निरंतरता में हम ये समझते हैं, इस तरह समझते हैं कि नई संतानों की उत्पत्ति के कारण, जो नई नई संतान उत्पन्न होती हैं के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जातियों में निरंतरता बनी रहती है। मतलब एक माता पिता से संतान बनेंगी, उस संतान से फिर और संतानें बनेंगी, उनकी से बाद फिर और संतानें बनेंगी। इस प्रकार निरंतर जीव बने ही रहेंगे। पुराने वाले मरते चले जाएंगे, नए वाले बनते चले जाएंगे, लेकिन जीव तो जो जीव है, जो जातियां हैं वो तो बनी की बनी रहेंगी। तो जातियों की या जीव जातियों की निरंतरता पृथ्वी पर बनी रहे, ये भी एक मुख्य उद्देश्य होता है जनन की प्रक्रिया को करने का। समष्टि का संगठन समष्टि कहते हैं पॉपुलेशन को, जनसंख्या को। संगठन, तो जनसंख्या का जो संगठन है, समष्टि का जो संगठन है, वो उसमें क्या होता है कि ये जनन की प्रक्रिया से कि कुछ पॉपुलेशन में बच्चे भी होते हैं, जवान भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं। तो हर टाइप के, हर आयु के वर्ग के लोग उसमें मौजूद होते हैं पॉपुलेशन के अंदर। तो ये समष्टि का जो संगठन है ये भी जनन की प्रक्रिया से ही की हेल्प से ही बनता है। इसके बाद आता है अगला विभिन्नताएं। विभिन्नताओं का मतलब ये होता है कि जो माता पिता से जो संतानें उत्पन्न होती हैं वो कभी भी माता पिता के 100% समान नहीं होती हैं। माता पिता से उत्पन्न होने वाली संतानें हमेशा वो अपने माता पिता से भिन्न ही होती हैं। चाहे कोई सा भी एनिमल हो, उसकी संतानें हमेशा उस एनिमल से भिन्न ही होगी, कुछ ना कुछ उसमें भिन्नताएं अवश्य होंगी। जिस कारण क्या है कि विभिन्नताएं निरंतर बनी रहती हैं।
अपने माता जैसे माता पिता हैं उनके बाद उनके बच्चे, उनके बाद उनके बच्चे हमेशा एक दूसरे से अलग होते रहते हैं, भिन्न भिन्न होते रहते हैं, जिस कारण कि उनमें पर्यावरण के प्रति नए नए अनुकूल विकसित होते हैं, अनुकूलन विकसित होते हैं। मतलब जो एडेप्टेशंस हैं कि किस पर्यावरण में किस प्रकार से वो ढल पाएंगे, किस प्रकार वो रह पाएंगे, इस प्रकार के अनुकूलनों, नए नए अनुकूलनों का, नए नए एडेप्टेशंस का इन नए नए जीवों में, आने वाली नई संतानों में विकास होता रहता है। तो विभिन्नताओं का ये फायदा होता है कि जो संतानें हैं वो अपने माता पिता से अलग भिन्न होती हैं और उनमें नए अनुकूलन होते हैं, नए नए अनुकूलन होते हैं। ये नए अनुकूलन होते हैं जिससे कि वो नई प्रकार से वातावरण में ढल सकें, रह सकें, अपने आप को जीवित बनाए रखें। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति एवं निरंतरता, ये जो हेडिंग है इसमें ये पहले ही बता दिया, निरंतरता तो पहले बता ही दिया है कि निरंतरता बहुत ज़रूरी होती है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी संतानें बनती रहती हैं तो निरंतर इस पृथ्वी पर वह जाति विद्यमान रहती है, उपस्थित रहती है। तो यही इसका एक मेन उद्देश्य है कि पृथ्वी पर जीवों की उपस्थिति बनी रहे, उनकी निरंतरता बनी रहे, यही जनन का मेन उद्देश्य होता है। तो जीवन जनन के उद्देश्य 5 प्रकार के उद्देश्य हो गए। एक जाति में वृद्धि, संतानों द्वारा अपनी जाति में वृद्धि करना, उनकी निरंतरता, पृथ्वी पर निरंतरता उनकी बनी रहे इसलिए भी जनन करते हैं। समष्टि या पॉपुलेशन बनी रहे, उस पॉपुलेशन में विभिन्न प्रकार के, विभिन्न आयु वर्ग के लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी प्रकार के लोग उसके अंदर उपस्थित होते हैं, ये भी जनन से ही संभव है। विभिन्नताएं जो होती हैं वो माता पिता से संतानों में अलग अलग भिन्न भिन्न होती हैं, और विभिन्नताएं भी उत्पन्न होती हैं जिससे कि नए नए अडेप्टेशंस, नए नए अनुकूलन संतानों के अंदर उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी पर हर एक जीव का अस्तित्व बना रहता है। तो इस प्रकार फिर अब आगे पढ़ते हैं मुख्य घटनाएं, जनन की मुख्य घटनाएं। हाँ, तो अब पढ़ते हैं जनन की प्रमुख घटनाएं। जनन की प्रमुख घटनाएं किस प्रकार घटनाएं होती हैं, मतलब किस प्रकार जनन की पूरी प्रक्रिया संभव हो पाती है, क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि आरएनए, प्रोटीन और आवश्यक यौगिकों का संश्लेषण होता है। मतलब कि जो कोशिका होती हैं उन कोशिकाओं के अंदर आरएनए का, प्रोटीन का और जितने भी यौगिकों की आवश्यकता है उन सभी का संश्लेषण होता है, निर्माण होता है। ठीक है, और ये निर्माण जो होता है, इन निर्माण के कारण, निर्माण होने से डीएनए अणुओं का द्विगुणन होता है। मतलब पहले तो इन चीज़ों का निर्माण होता है, आरएनए का निर्माण हुआ, प्रोटीन का निर्माण हुआ और आवश्यक यौगिकों का संश्लेषण निर्माण हुआ। संश्लेषण का मतलब निर्माण होना। इसके बाद डीएनए अणुओं का द्विगुणन होता है। द्विगुणन का मतलब क्या है कि एक डीएनए से 2 डीएनए बनना। डीएनए के अणुओं का द्विगुणन का मतलब होता है एक डीएनए से 2 डीएनए बनना। इसे डीएनए का द्विगुणन कहते हैं। इसके बाद जब द्विगुणन हो जाता है, कई डीएनए बन जाते हैं, उसके बाद कोशिका विभाजन तथा कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि। कोशिका विभाजन होता है और कोशिका विभाजन होने से एक कोशिका से कई सारी कोशिकाएं बन जाती हैं, कोशिका में वृद्धि हो जाती है। इससे प्रजनन अंगों का निर्माण होता है। जब कोशिकाओं में वृद्धि होती है तो पूरे शरीर का निर्माण होता है, पूरे शरीर का निर्माण होता है तो प्रजनन अंगों का भी निर्माण होता है। जैसे कि पुरुष में वृषण और महिलाओं में अंडाशय, इनका निर्माण होता है। इन अंगों से, प्रजनन अंगों से प्रजनन इकाइयों का निर्माण होता है। जैसे कि पुरुष में, नर में वृषण से क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा, और मादा में अंडाशय से ओवा बनेगा या अंडा बनेगा। तो इस प्रकार ये अंडा है और ये इधर नर से क्या बनेगा, शुक्राणु बनेगा, स्पर्म बनेगा। ये स्पर्म और एग जो है वो दोनों क्या है, प्रजनन इकाइयाँ होती हैं। इन प्रजनन इकाइयों का निर्माण प्रजनन अंगों में होता है। प्रजनन इकाइयों का निर्माण के बाद ये दोनों प्रजनन इकाइयाँ आपस में मिलती हैं, संयुग्मित होती हैं। संयुग्मित होने के बाद, दोनों आपस में मिल जाने के बाद इसका संयुग्मन हो जाता है और जाइगोट बन जाता है। उस जाइगोट के निरंतर विभाजन से नए नए जीवों का फिर से निर्माण होता है। और नए जीवों का जब निर्माण होता है तो इस पूरी प्रक्रिया द्वारा बार बार ये प्रक्रिया होती रहती है और इस तरह से पृथ्वी पर जाति की निरंतरता बनी रहती है।
तो इस प्रकार ये पूरी प्रोसेस है जिस प्रोसेस से नए नए जीव का निर्माण होता है। ये पुराने पेरेंट्स हैं जिनके अंदर आरएनए प्रोटीन और आवश्यक यौगिकों का संश्लेषण होता है, उनसे डीएनए का निर्माण होता है, डीएनए का द्विगुणन होता है, डीएनए का द्विगुणन से फिर कोशिका का विभाजन होता है, कोशिका के विभाजन से बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती हैं तो फिर एक पूरे जीव का निर्माण होता है, पूरे एनिमल्स का निर्माण हो जाता है, उससे प्रजनन अंगों का निर्माण हो जाता है, उनके अंदर प्रजनन अंगों का निर्माण होता है, प्रजनन अंगों से प्रजनन इकाइयाँ स्पर्म या ओवा का निर्माण होता है, स्पर्म या एग का निर्माण होता है। ये दोनों जब आपस में मिलते हैं, संयुग्मित होते हैं, संयुग्मन होता है दोनों, तब इस नए जीव का फिर से निर्माण होता है और इस तरीके से जाति की निरंतरता पृथ्वी पर बनी रहती है। यही घटनाएं इसके अंदर होती हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं जनन की विधियाँ, किस प्रकार जनन की कौन कौन सी विधियाँ हैं। लैंगिक जनन की विधि, एक तो लैंगिक जनन होता है और एक अलैंगिक जनन होता है। दो विधियाँ हैं जनन की, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन वो होता है जिसमें प्रजनन अंगों का उपयोग होता है, जिसमें नर और मादा प्रजनन अंगों का उपयोग होता है, वो लैंगिक अंगों का निर्माण वो यूज होता है, उन्हें कहते हैं लिंगी जनन या लैंगिक जनन कहते हैं। और जिनमें प्रजनन अंगों का या लैंगिक जनन अंगों का प्रयोग नहीं होता है उन्हें हम अलैंगिक जनन या अलिंगी जनन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अलिंगी जनन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लिंगी जनन को या लैंगिक जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो अब आगे इसके पढ़ते हैं। हाँ, तो अब शुरू करते हैं आगे जनन के प्रकार। जनन के प्रकार में देखिए, अब जनन के प्रकार जो हैं, ये जनन क्या है कि दो प्रकार का होता है। एक तो होता है अलैंगिक जनन, अलिंगी जनन, या ऐसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा होता है लैंगिक जनन, लिंगी जनन, या फिर इसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन में देखिए क्या होता है कि अलैंगिक जनन में जब संतति की उत्पत्ति, संतान की जो उत्पत्ति है, एकल जनक द्वारा युग्मक निर्माण की भागीदारी के साथ या इसकी अनुपस्थिति में हो तो यह जनन अलैंगिक जनन कहलाता है। मतलब इसमें ये बात है, इसमें कहना चाहता हूँ कि मैं कि जब संतान की उत्पत्ति होती है तो या तो वो एकल जनक द्वारा होती है, एक ही जनक होता है, जिससे संतान की उत्पत्ति हो जाती है। एक ही जनक होता है जिसे संतान की उत्पत्ति सीधे सीधे हो जाती है। जैसे कि गन्ने से गन्ना बन जाना, ठीक है। गन्ने को अगर ले लें और उसे भूमि में रोप दें या गाड़ दें तो उससे फिर नया गन्ना बन जाता है। तो मतलब क्या है कि एक ही जनक की आवश्यकता होती है, इसमें दूसरे विपरीत युग्म वाले जनक की आवश्यकता नहीं होती है। एक ही जनक से संतान की उत्पत्ति हो जाती है। तो इसमें क्या है कि एकल जनक का मतलब एक ही जनक से युग्मक बनते हैं और उसी युग्मक से उसमें युग्मक की भागीदारी से ही संतान की उत्पत्ति हो जाती है। या फिर इसमें युग्मक की अनुपस्थिति होती है, मतलब युग्मक बनता ही नहीं है, डायरेक्ट सीधा सीधा संतान वो जनक से ही सीधे सीधे संतान की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। जैसे कि ये हमने तुम्हें गन्ना बता ही दिया। और इसके अलावा अजूबा की पत्ती, अजूबा की पत्ती में क्या होता है कि ये पत्ती है अजूबा की, और अजूबा की पत्ती में पौधे पत्ती से ही निकले आते हैं डायरेक्ट, यहाँ तक पत्ती से ही डायरेक्ट पौधे निकले आते हैं। यही पौधे ज़मीन पर गिर जाते हैं, फिर इनसे नया पौधा बन जाता है। इसे कहते हैं अजूबा की पत्ती से। जैसे कि कलम लगाना, गुलाब के पौधे का कलम लगाना, अब गुलाब का पौधा ले लिया, उसका काट के दूसरी की टहनी में लगा दिया, पौधा बन गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि पौधे से ही डायरेक्ट बन जाता है, उसमें युग्मक की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो युग्मक की आवश्यकता हो भी सकती है इस अलैंगिक जनन में, और युग्मक की आवश्यकता नहीं भी हो सकती है। किसी भी प्रकार से अगर युग्मक की आवश्यकता हुई है तो एक ही जनक की युग्मक से ही डायरेक्ट संतान की उत्पत्ति हो जाएगी। तो इसे कहते हैं अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होता है कि इसमें जब दो जनक अर्थात नर और मादा, दो विपरीत लैंगिक वाले दोनों जनक होंगे के जनन प्रक्रिया होगी, दोनों जनक जो होंगे नर और मादा, वो आपस में जन्म प्रक्रिया में भाग लेंगे
और इन नर जनक से और मादा जनक से अलग अलग युग्मक बनेंगे। नर जनक से नर युग्मक बनेगा और मादा जनक से मादा युग्मक बनेगा। दोनों युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक, दोनों आपस में क्रिया करेंगे, संयुग्मित होंगे, संयुग्मन होगा दोनों के मध्य और फिर नए संतान की उत्पत्ति होगी। तो ये जो क्रिया होती है जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक अलग अलग जनकों से बनते हैं और फिर संयुग्मित होते हैं, इसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। जो बच्चे नए आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, वो बच्चे सब्सक्राइब कर लें। ये सभी साथियों से अनुरोध है कि हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और शेयर कर दिया करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक, अच्छे बच्चों तक ये हमारी वीडियो पहुंच सके और वो अधिक से अधिक बच्चे आकर यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकें। ठीक है, आज जो नए बच्चे आए हैं वो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक तो ज़रूर ही कर दें। धन्यवाद।